नमस्कार। एस्ट्रोफिल एस्ट्रो एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं श्री देवव्रत। एस्ट्रोलॉजी में जैसे हम लोग हर तरह का विचार करते हैं, कोई विषय के ऊपर विचार करते हैं, कोई भी टॉपिक्स के ऊपर विचार करते हैं, इसी तरह मेडिकल का ऊपर भी एक विचारधारा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक अहम भूमिका है जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का तौर से जानते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल ग्राउंड का ऊपर बहुत कुछ एक महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करते हैं। इसीलिए आज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का ऊपर एक हॉरोस्कोप लेके हम हाजिर हुए हैं। ये जो चार्ट है आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, ये जो हॉरोस्कोप देख रहे हैं, ये हॉरोस्कोप का ऊपर मेडिकल ग्राउंड में किस तरह इसका रोग का अंचल, जो प्लेस, ये सब विचार हो पाता है। और इधर जो हम जो हॉरोस्कोप दिए हैं 21 अक्टूबर 1981, 23 यानी रात 11:20, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल। ये जो चार आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इनका लगन जो है कर्क लगन है। राहु बैठे हैं, राहु और लगन जो है पुष्य नक्षत्र में है, एंड मून वही कर्क में है, अश्लेषा नक्षत्र में, यानी बुध का नक्षत्र में। मार्स है सेकंड हाउस में, लियो में, मोघा नक्षत्र में। एंड देख पा रहे हैं सैटर्न, मरकरी एंड जुपिटर, तीनों प्लैनेट विथ गुलिक, वो भार्गव साइन में है, कन्या राशि में है। एंड सन जो है, सन यहाँ डेबिलिटेटेड है, वो भी मार्स का नक्षत्र में। एंड वेनस ऑल्सो इज हियर इन 5th हाउस, ज्येष्ठा नक्षत्र, यानी वो बुध का नक्षत्र में है। केतु है उत्तराषाढ़ नक्षत्र, कैप्रिकॉर्न में, मकर साइन में। ये D1 चार्ट, नेटल चार्ट में हम देख पा रहे हैं। पहले हम किस तरह मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हम विचार करेंगे, व्हाट इज द स्टार्टिंग अबाउट इट। पहले हम किस तरह शुरू करें। पहले जो हम शुरू करेंगे, देखिए छठा भाव जो है, 6th हाउस, वो है रोग का केंद्र। रोग जो विचार करते हैं, डिजीज, सारा डिजीज जो विचार करते हैं वो 6th हाउस का ऊपर। एंड 6th लॉर्ड को भी देखना पड़ेगा। ऑल्सो वी हैव टू सी द एसेंडेंट लॉर्ड एंड डिस्पोजिशंस ऑफ एसेंडेंट। और एसेंडेंट में जो लगन भाव में कौन कौन ग्रह बैठे हैं, कौन कौन वहाँ एस्पेक्ट दे रहे हैं, उसको भी देखना पड़ेगा। एंड लग्न भाव का स्वामी जो है यहाँ चंद्रमा, इनको देखना पड़ेगा, इनका पावर को देखना पड़ेगा। और 6th हाउस एंड उसका जो लॉर्ड है, उसका भी अवस्था को देखना पड़ेगा। पहले पड़ाव ऐसे शुरू करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। पहले देखेंगे लगन भाव का स्वामी यानी चंद्रमा का क्या परिस्थिति है। चंद्रमा जो अपना घर में बैठे हैं कर्क साइन में, लेकिन राहु द्वारा पीड़ित है, यानी राहु वाटरी साइन में बैठे हैं,
राहु अगर कोई एक वाटरी साइन में बैठेगा और 2 वाटरी साइन जो है हॉरोस्कोप में, उसका एस्पेक्ट रहेगा। ऐसा कोई अगर फायरी साइन में राहु बैठ जाए, वो भी दोनों फायरी साइन को देखेगा। वैसा अगर एरी साइन में बैठे राहु और 2 एरी साइन को वो एस्पेक्ट देगा। यहाँ राहु जो है लगन भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ, लगन के साथ। तो लगन भाव का स्वामी अपना घर में रहते हुए वो अश्लेष नक्षत्र में है। अश्लेष नक्षत्र बहुत ही खराब होता है इसका, और राहु का साथ क्या इसका संबंध हो गया, इसीलिए जो लगन भाव है वो वीक हो गया। एंड छठा घर में कोई प्लैनेट है नहीं, यानी स्वामी जो है जुपिटर बृहस्पति, तो बृहस्पति को देखना पड़ेगा। बृहस्पति इस लगन के लिए 6th लॉर्ड एंड ऑल्सो 9th लॉर्ड। 9th लॉर्ड हिसाब से अच्छा रहेगा, लेकिन 6th का परिणाम भी देगा, यानी रोग भोग का भी कारण होगा वही जुपिटर। और एक बार मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम लोग जब कोई हॉरोस्कोप विचार करते हैं तो जोडियाक के हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी मिलना चाहिए। जोडियाक के हिसाब से, यानी ये कांस्टेंट रहेगा। एरीज साइन इसको लगन मान के काल पुरुष के हिसाब से जो अंग में जो जगह में खराब रहेगा, यानी देखिए यहाँ देख पा रहे हैं 4th हाउस, यानी जोडियाक के हिसाब से 4th हाउस पीड़ित है, 5th हाउस भी पीड़ित हैं, एंड 6th हाउस एंड ऑल्सो 6th हाउस एंड ऑल्सो द 7th हाउस। तो हम देखेंगे जोडियाक के हिसाब से इसका प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगा। फिर आ जाइए दोस्तों, इसका 6th लॉर्ड कहाँ बैठे हैं। 6th लॉर्ड भार्गव साइन में है, एंड जोडियाक का जो 6th लॉर्ड है मरकरी रेट्रोगेट एक इस जगह में, यानी वो भार्गव साइन में बैठा हुआ है शनि के साथ, एंड बुलेट भी वहाँ है। तो लगन के हिसाब से 6th लॉर्ड, जोडियाक के हिसाब से 6th लॉर्ड का साथ संबंध हो के जो भार्गव साइन है कन्या राशि पीड़ित हुआ है, बहुत तरह से पीड़ित हुआ है, ज़्यादा पीड़ित हुआ है। और मानिएगा दोस्तों, ये जो भार्गव साइन है एंड विशेष साइन जो है वो बहुत ही सेंसिटिव साइन है। खास तौर से ये जो भार्गव साइन है ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर भार्गव साइन पीड़ित होता है ये काल पुरुष का हिसाब से, यानी जोडियाक का हिसाब से, ये जो है 6th जो हाउस है भार्गव साइन वो है लोअर एब्डोमेन पॉइंट। यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है। यहाँ जो 6th हाउस से बहुत कुछ भी विचार होता है, वो हाउस से भार्गव साइन से, जैसे कि हम देख पा रहे हैं भार्गव साइन यहाँ पीड़ित हुआ है। तो भार्गव साइन से क्या हम विचार करेंगे, वहाँ कौन कौन प्लैनेट बैठा हुआ है। शनिदेव बैठे हैं, जुपिटर है एंड मरकरी है। मरकरी अपना जाए क्षेत्र में है, लेकिन वो रेट्रोगेट है एंड पीड़ित है, वो भी देखना पड़ेगा। एंड भार्गव जो साइन है वो हेम्ड है, टोटली हेम्ड है। तो दोस्तों 6th हाउस पीड़ित है, यानी जोडियाक का 5th हाउस या भार्गव साइन जो पीड़ित है, एफिक्टेड है। पहले हम देख रहे हैं 6th हाउस यहाँ पीड़ित है, एंड जो 6th हाउस का ये जो भार्गव साइन में जो है, यहाँ से गॉल ब्लैडर, यहाँ से अपेंडिक्स, इंटेस्टाइन्स लार्ज एंड स्मॉल, टोटली यहाँ विचार होता है।
और यहाँ हम देख रहे हैं, जो पहले हम आ रहे हैं, अगर गॉल ब्लैडर के हम बात, गॉल ब्लैडर या डार्क उसका गॉल ब्लैडर स्टोन, ऐसा कुछ अगर परिस्थिति हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर शनि बैठा हुआ है। तो गॉल ब्लैडर के पहले हम देखेंगे कहाँ से गॉल ब्लैडर का विचार जो है किस तरह करते हैं, उसका सूत्र क्या है, उसका लॉ क्या है। जो गॉल ब्लैडर जो है, पित्त कोष जो है, वो 5th हाउस से विचार होता है। 5th हाउस से गॉल ब्लैडर एंड 6th हाउस से भार्गो साइन से गॉल ब्लैडर का विचार होता है। एंड इसका जो कारक प्लैनेट जो है वो है मरकरी। मरकरी यहाँ हेम्ड है। मरकरी यहाँ अच्छी तरह से पीड़ित है विथ 6th लॉर्ड। अगर 6th लॉर्ड यानी जोडियक का 6th लॉर्ड जुपिटर मरकरी यहाँ पीड़ित है, एंड लगन का 6th लॉर्ड का साथ में बैठा हुआ है विथ सैटर्न एंड हेम्ड है। तो देख पा रहे हैं, तो 5th हाउस आ गया। 5th हाउस से हम क्या विचार देखते हैं, जो पित्त कोष जो होता है, गॉल ब्लैडर जो होता है, वो 5th हाउस से विचार होता है। तो पित्त कोष जो है वो लियो का घर से आता है, और लियो में यहाँ मार्स बैठा हुआ है, वो भी केतु का नक्षत्र में। और मार्स यहाँ बैठा हुआ है, मार्स भी हेम्ड है। एंड इसका जो स्वामी है, लियो का जो स्वामी है, वो सूर्यदेव है। एंड सन इज ऑल्सो यहाँ डेबिलिटेटेड टोटली। तो इनका गॉल ब्लैडर का समस्या रहेगा। इसके बाद आते हैं हम अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स भी विचार यहीं से होता है। तो अपेंडिक्स का अपेंडिसाइटिस जो होता है, अपेंडिसाइटिस का क्या, कौन भाव से हम विचार करेंगे, 6th हाउस से विचार करेंगे। एंड इसका जो प्राइम प्लैनेट है वो है मून, चंद्रमा। एंड स्टेमिंग प्लैनेट जो है, गौण कारक ग्रह जो है वो है सन। तो प्राइम प्लैनेट है चंद्रमा, मून, एंड स्टेमिंग प्लैनेट जो है वो है सन। तो सन यहाँ डेबिलिटेटेड है, एंड मून ऑल्सो यहाँ एफ्लिक्टेड है। तो उसी हिसाब से, एंड भार्गो साइन तो एफ्लिक्टेड है ही है, उसी हिसाब से इनका अपेंडिसाइटिस का भी समस्या हो सकता है। फिर आ जाएंगे हम, एक बात यहाँ और है, ये जो भाव चार्ट है, ये तो नेटल चार्ट है। नेटल चार्ट के बाद हम भाव चार्ट देखेंगे, कोई प्लैनेट भाव चेंज करके कहाँ जाके बैठा हुआ है वो भी देखेंगे। 1 मिनट हम इसको निकाल ले रहे हैं, भाव चार्ट को ले रहे हैं पहले। तो भाव चार्ट आ गया। लगन का चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि लगन मध्य बिंदु होता है। कोई भाव स्फुट, एक होता है भाव स्फुट और दूसरा होता है भाव संधि स्फुट। संधि यानी बॉर्डर, यानी सीमाना अंतिम इसका क्षेत्र है, और भाव स्फुट जो है वो मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु कभी, इसका सेंटर कभी चेंज नहीं हो सकता है। और इनका जो लगन है, कर्क लगन, राहु, भाव चार्ट में राहु बैठा हुआ है लगन में, मून चला गया लियो में विथ मार्स, कनेक्टेड विथ मार्स। एंड हम देख पा रहे हैं सूर्य, शनि, मरकरी यानी बुध एंड बृहस्पति, ये चारों प्लैनेट यहाँ लिब्रा में आके भाव चेंज करके यहाँ आ गए हैं। अगर लिब्रा साइन भी पीड़ित है, अगर लिब्रा साइन अगर पीड़ित है, जैसे कि जो बुध बृहस्पति जो यहाँ है, जिसका परिचय पहले दे दिए हैं, वो आके भाव चार्ट में यहाँ आके बैठे हैं, वो लिब्रा साइन में, तुला राशि में। तुला राशि में दोस्तों क्या विचार करते हैं, तुला राशि जो पड़ता है, किडनी आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, तो वहाँ से डायबिटीज़ का भी क्षेत्र माना जाता है। तो उसी हिसाब से, और अगर डायबिटीज़
डायबिटीज़ जो होता है, ब्लड शुगर जो होता है, उसको अगर देखें तो यहाँ जुपिटर तो है, जुपिटर बुध के साथ पीड़ित हुआ है, सैटर्न के साथ भी है, सैटर्न का साथ है, लेकिन आप देखिएगा सैटर्न यहाँ उच्च माना जाता है, लेकिन सैटर्न का जो डिग्री है एज पर सैटर्न से गेटिंग डिग्री वो संधि का करीब करीब है, इसीलिए ये भाव चेंज करके लिब्रा में आ गया। तो शनि यहाँ पर, शनिदेव यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड सूर्य जो है, सन जो है यहाँ डेबिलिटेटेड है, और सन के साथ अगर शनि का, सैटर्न का अगर रिलेट हो जाए वो कभी अच्छा नहीं हो सकता है, वो भाव बहुत खराब करता है। जैसे कि लगन का 4th हाउस, लगन का हिसाब से 4th हाउस जोड़ियाक का 7th हाउस, और तो ये जो 7th हाउस है तुला राशि, लिब्रा साइन का जो लॉर्ड है वो वीनस है, और वीनस को पहले ही यहाँ सैटर्न बैठा था, सैटर्न बैठ के वीनस का ऊपर दृष्टि दे रहा था। एंड मार्स जो है, मंगल लियो में है, भाव नहीं चेंज किया है, और मार्स भी शुक्र के ऊपर, वीनस के ऊपर दृष्टि दे रहा है, यानी ये जो वीनस भी पीड़ित है, वीनस भी एफ्लिक्टेड है। अगर वीनस एफ्लिक्टेड हो जाएगा तो किडनी का समस्या आ जाएगा, समस्या आ सकता है उसका प्रोस्टेट ग्लैंड का, क्योंकि ये प्रोस्टेट ग्लैंड हम विचार करते हैं लिब्रा साइन एंड स्कॉर्पियो साइन से, एंड देखना पड़ता है वो वीनस का क्या परिस्थिति है। तो वीनस भी यहाँ पीड़ित है। तो इस चार्ट में हम देख पा रहे हैं, अगर जोड़ियाक के हिसाब से हम देख रहे हैं 5th हाउस, 4th हाउस तो है ही, 5th हाउस, 6th एंड 7th एंड ऑल्सो 8, जो इनका रोग का संक्रमण है, रोग का इनका जो क्षेत्र है वो लिब्रा एंड भार्गो, वही क्षेत्र में ज़्यादा इसको खराब किया है। तो इनका रोग का टोटल जितना रोग या इसका जो प्रतिक्रिया जो होगा सब यहीं से शुरू होगा, लोअर एब्डोमेन एंड रिप्रोडक्टिव एरिया से शुरू होता है। तो दोस्तों, इनका गॉल ब्लैडर ऑपरेशन हुआ है, अपेंडिक्स का भी समस्या है, जब तक हम जानते हैं, जितना दूर हम जानते हैं, और किडनी का भी यहाँ देख रहे हैं हम, किडनी का भी समस्या आ सकता है, और इनका प्रोस्टेट ग्लैंड का भी समस्या आ सकता है। तो दोस्तों, ये जो और एक बात है, सैटर्न एंड मरकरी, ये दोनों अगर पीड़ित हो जाता है, ज़्यादा एप्लीकेट हो जाता है, तो इनका नर्वस सिस्टम का समस्या आ जाता है। इनका जो नर्वस सिस्टम, नर्व ओरिएंटेड डिजीज आ सकता है, आएगा ही आएगा। जैसे कि ये हम देख रहे हैं लगन का हिसाब से 3rd हाउस का, ये जो भार्गो है लगन का हिसाब से 3rd हाउस है, और 3rd हाउस में सैटर्न, जुपिटर एंड मरकरी विथ गोलिक, ये टोटली पीड़ित है। एंड ये लगन का 3rd हाउस जब हम देख रहे हैं तो काल पुरुष का भी हम देखेंगे 3rd हाउस का क्या परिस्थिति है। तो काल पुरुष का जो 3rd हाउस, यहाँ कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन वहाँ सैटर्न का एस्पेक्ट जरूर है, एंड उसका स्वामी जो है बुध, वो यहाँ एक साथ में शनि, बुध एंड जुपिटर विद ऑल्सो गोलिक के साथ संबंध करके बैठा हुआ है, एंड दिस भार्गो साइन इज ऑल्सो इन हेम्ड। इसीलिए 3rd हाउस का भी परिस्थिति अच्छा नहीं है। 3rd हाउस से क्या विचार करते हैं हम? 3rd हाउस से नेक आता है, 3rd हाउस से ये थ्रोट आता है, 3rd हाउस से आता है जो बाहु है, आर्म्स है, ये आ सकता है। तो इनका जितना इसका जो विस्तार है, उपसर्ग जो है, ये हाथ का ऊपर आ सकता है, आर्म का ऊपर आ सकता है, एंड घाड़ नेक में इनका स्पॉन्डिलाइटिस या फ्रोजन सोल्जर भी हो सकता है। और एक बात है,
यहाँ जो सैटर्न हम देख रहे हैं, सैटर्न यहाँ बैठा हुआ है। सैटर्न कहाँ का? सैटर्न जो है 7th and 8th लॉर्ड। लगन के हिसाब से सैटर्न इज द 7th and 8th लॉर्ड। तो हाँ 7th 8th लॉर्ड। एंड वो शनिदेव जुपिटर के साथ संबंध करके बैठे हैं विथ मरकरी। तो शनि जो है 7th हाउस यानी कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस का जो स्वामी है, ये दोनों घर का स्वामी है, जुपिटर से पीड़ित हैं क्योंकि 6th लॉर्ड का साथ संबंध करके बैठे हैं। तो इनका आफ्टर नी यानी घुटन जो होता है उसका नीचे से लेकर घुटन से भी इसका थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, इससे लेकर पाँव तक क्योंकि जुपिटर का क्षेत्र ये है। जुपिटर के क्षेत्र जो है वो मेन साइन में है, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न तीनों ही एप्लीकेटेड है क्योंकि इनका जो स्वामी है वो भी पीड़ित है होके बैठे हैं। आ जाइए दोस्तों फिर नवांश कुंडली में। नवांश में क्या परिस्थिति है? नवांश में ये जो हम थर्ड हाउस देख रहे हैं, पहले यहाँ हम थर्ड हाउस देखेंगे। तो यहाँ जो लगन है भार्गव में वही जुपिटर एंड मरकरी बैठे हैं। एंड थर्ड हाउस में 12th लॉर्ड सन, थर्ड हाउस में 12th लॉर्ड वो सन थर्ड हाउस में बैठे हैं। एंड थर्ड हाउस का जो जो ये है स्वामी जो है वो है मार्स। और इन लगन के लिए भार्गव लगन के लिए भार्गव एसेंडेंट के लिए मार्स इज थर्ड हाउस एंड ऑल्सो 8th हाउस। और ये जो 8th हाउस यहाँ जेमिनी में बैठे हैं एंड ये लगन भाव को देख रहा है। राहु भी देख रहा है वहाँ 12th एस्पेक्ट, सैटर्न भी देख रहा है 3rd एस्पेक्ट से। तो भार्गव साइन दोनों तरफ से यानी D1 नेटल चार्ट एंड D9 की तरफ से दोनों तरफ से ये भार्गव साइन एप्लीकेटेड है। एंड ऑल्सो द थर्ड हाउस इज ऑल्सो एप्लीकेटेड हियर क्योंकि हम बता चुके हैं थर्ड हाउस का लॉर्ड जो है ये थर्ड हाउस एंड 8th लॉर्ड वो संबंध करके बैठा है। एंड 12th लॉर्ड विशेष करके 12th लॉर्ड जो है वो सन यहाँ बैठा हुआ है। तो यहाँ भी थर्ड हाउस का एप्लीकेशन आ रहा है। और इधर अगर हम जोड़ियाक ले लेते हैं या अगर एरिस साइन से हम लगन मान लेते हैं तो यहाँ से थर्ड हाउस में वो मार्स बैठा हुआ है। एंड इसका जो स्वामी है मरकरी जो है वो मरकरी 6th हाउस में गया, लेकिन 6th हाउस में जो है वो अपना घर में है। लेकिन अपना घर में जो है वो ठीक है, लेकिन रेट्रोगेड है। सैटर्न के साथ संबंध, राहु के साथ संबंध एंड मार्स के साथ संबंध, ये अच्छा नहीं। उसका वो अपना घर में वो बलशाली है यानी उच्च एक्जॉल्टेड है, लेकिन ये एक्जॉल्टेड का वो परिणाम नहीं मिलेगा यहाँ। और एक बात है, ये जो भार्गव साइन है यानी एसेंडेंट अगर भार्गव मान के चलते हैं, इनका जो जुपिटर इनके लिए इस लगन के लिए जुपिटर बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि जुपिटर इधर मारक एंड बाधक है। वो मारक एंड बाधक है, वो लगन भाव में बैठा है। वो लगन भाव में बैठा है एंड जहाँ जहाँ वो एस्पेक्ट देगा वही अंचल वही जाएगा जो है जो एनाटॉमी पार्ट जहाँ पड़ता है कुछ न कुछ वहाँ से उसका रोग या रोग का उसका उपसर्ग दिखाई देगा। तो इनका फिर आ जाते हैं छठा घर में, यानी जोड़ियक छठा घर यानी भार्गव साइन तो पीड़ित है ही। एंड लगन भाव का ये भार्गव साइन का छठा भाव जो है 6th हाउस जो है वो है एक्वेरियस। वो एक्वेरियस जो कुंभ राशि है
वहाँ चंद्रमा एंड केतु बैठा हुआ है। अगर चंद्रमा के केतु यहाँ बैठा हुआ है एंड राहु के साथ संबंध, राहु यहाँ एस्पेक्ट दे रहा है, तो ये भी अच्छा नहीं दे रहा, ये भी अच्छा नहीं मिल रहा इस हिसाब से। और एक बात जो है, और एक बात हम देख रहे हैं, तो नवंश कुंडली में हम भार्गव साइन को देखे हैं, लगन भाव का छठा घर में देखे हैं। छठा घर का जो लॉर्ड है, उसका जो स्वामी है सैटर्न जो है, वो सैटर्न बैठा हुआ है कर्क साइन में। कर्क साइन में बैठा हुआ है, वो भी हेम्ड होके बैठा हुआ है, यानी 6th लॉर्ड इज यहाँ वीक ऑल्सो। 6th लॉर्ड इज ऑल्सो यार वीक इन द D9 चार्ट। ओके, तो D9 चार्ट में सैटर्न जो यहाँ बैठा हुआ है, वो जाएगा काल पुरुष का हिसाब से 4th हाउस, एंड लगन का हिसाब से वो 11th हाउस आ गया, एंड 10th हाउस में मार्स बैठा हुआ है, एंड 12th हाउस में राहु बैठा हुआ है। ये यानी पहले जब हम यहाँ विचार किए थे, यहाँ काल पुरुष का हिसाब से ये हम लोग का नी होता है, नी से लेकर नीचे तक, पाँव तक, ये पूरा जाएगा, खराब दिखाता है, एप्लीकेट दिखाता है। तो दोस्तों, इनका ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है। इंटरेस्टिंग हम लोग के लिए है, लेकिन जिनका चार्ट है उनका तो कष्ट ही है। तो कष्ट ही है, क्योंकि इनका जब बुध का दशा में इनका जन्म हुआ था, 7 साल 2 महीना था। इसके बाद केतु का दशा आया, केतु का दशा 7 साल तक रहता है, 14 साल 2 महीना। इसके बाद शुक्र का दशा यानी वेनस का दशा आ गया। तो वेनस का दशा जब आ गया, जन्म संपद विपद, ये जो वेनस है, ये वेनस यानी नवतारा चक्र का हिसाब से ये 3rd नंबर में आता है, यानी विपद नक्षत्र। ये विपद नक्षत्र में अगर रहेगा, अगर वो विपद नक्षत्र में कोई दशा चलेगा, विपद नक्षत्र का, वो दशा इनको अच्छा नहीं देगा, खास तौर से फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए। और ये जो इनका जब उम्र, यानी इनका जुपिटर सैटर्न बुध एंड केतु, यानी वेनस का दशा एंड जुपिटर सैटर्न बुध और केतु का जो भुक्ति था, वहीं से यानी जुपिटर से इनका जो तबीयत जो है बिगड़ना शुरू हुआ। हर कोई दशा में, इसके बाद रवि यानी सान का दशा आएगा, या चल रहा है, ऐसा होगा कुछ। हाँ, अभी तो 81 यानी 19 और 40, हाँ सान का चल रहा है, सान का लास्ट फेज चल रहा है। तो सान का अगर ये जो चल रहा है, तो सान का दशा एंड जुपिटर, जो हम पहले बोल चुके हैं, जुपिटर सैटर्न बुध एंड केतु का जो भुक्ति है, ये अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि सान भी जो है ये डेबिलिटेटेड है, एंड ऑल्सो नवंश कुंडली में यहाँ सान का परिस्थिति कोई खास अच्छा नहीं है, कोई खास जगह में नहीं है। इसीलिए सान का दशा एंड जुपिटर सैटर्न मरकरी एंड केतु, ये सब का जो भुक्ति चलेगा वो अच्छा नहीं जाएगा। रोग के लिए, उनका डिजीज के लिए कभी अच्छा जाएगा ही नहीं। एंड इसके बाद जब चंद्रमा का, अभी सान का शेष होने वाला, यानी अभी चल रहा है सान, और ये चल रहा है मरकरी चल रहा है, सान मरकरी, इसके बाद आएगा सान केतु आएगा, इसके बाद आएगा सान वेनस, तब इनका दशा समाप्त हो जाएगा। यानी सान का दशा
वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आएगा चंद्रमा का दशा। तो सान का दशा लास्ट तक ये अच्छा नहीं देगा, इनको बहुत तरह से जो डिजीज जो है तो ये आने वाला है। यहाँ पर जो सान जहाँ बैठा हुआ है, सान किस तरह का डिजीज दे सकता है वो भी हम देखेंगे। सान, अगर सान का दशा चल रहा है तो सान जो है यहाँ डेबिलिटेटेड है एंड वो है भार्गो नहीं, ये लिब्रा साइन में है। तो लिब्रा साइन जो है यहाँ का जो स्वामी जो है वेनस, वो भी पीड़ित है। एंड रवि यानी सान जो है वो जोडियाक का 5th लॉर्ड है। 5th लॉर्ड यहाँ लिब्रा में है। तो 5th हाउस से हम क्या विचार करते हैं? 5th हाउस से और भी विचार होता है, जैसा कि हेपाटिक यानी किडनी ओरिएंटेड डिजीज जो होता है, हेपाटिक रिलेटेड, क्योंकि वो जोडियाक के हिसाब से सान जो है 5th लॉर्ड, 5वां घर का स्वामी, उनका कंडीशन अच्छा नहीं है। एंड ऑल्सो मरकरी, जुपिटर एंड सैटर्न, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, ये सब प्लेनेट का जो भुक्ति चलेगा, इनका परिस्थिति गेटिंग डिग्री, इस हिसाब से वो हेपाटिक ड्रग, हेपाटिक रिलेटेड डिजीज एंड लीवर का जो है क्या बोलता है, जुपिटर जो है, जुपिटर का 28 डिग्री 47 मिनट्स, इस हिसाब से हेपाटिक जो एरिया रिलेटेड डिजीज दिखाता है, लेकिन ये लीवर का बैक पोर्शन दिखाता है। तो लीवर का भी डिजीज ये इशारा कर रहा है। और लीवर का डिजीज देखने के लिए 5th हाउस पीड़ित होगा, 9th हाउस पीड़ित होगा। एंड जुपिटर इज द कारक प्लैनेट ऑल्सो, एंड बुध भी आ जाएगा। तो उसी हिसाब से सान यहाँ बैठा हुआ है, सान का हिसाब से ये जो भुक्ति आएगा, यानी जुपिटर, सैटर्न, मरकरी जो भुक्ति आएगा, तो इनका लीवर का तकलीफ हो सकता है, लीवर का तकलीफ दे सकता है। अगर इनको पता भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है, इनको ठीक से ट्रीटमेंट लेना है, देखना है। इसके बाद आ जाएगा चंद्रमा, यानी मून का जो दशा आ जाएगा। मून का दशा में क्या होगा, मून का परिस्थिति देखना पड़ेगा, मून कहाँ बैठा है। मून अपना क्षेत्र में है, लगन में बैठा हुआ है, लेकिन नवांश कुंडली में केतु चंद्रमा एंड राहु का कनेक्शन ये कभी अच्छा नहीं देता है। लॉन्ग टर्म डिजीज का कोई क्रॉनिक डिजीज का बहुत हम चार्ट देखे हैं, लॉन्ग टर्म कोई क्रॉनिक डिजीज का कारण हो सकता है। तो भाइयों, ये जो हम देखे हैं, इनका एक चार्ट जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, देखे हैं, तो इनका जब 30 उम्र 32 इसका उम्र के बाद ही, या 30 की उम्र के बाद ही, जहाँ जैसे कि यहाँ जो वेनस एंड जुपिटर का अंतरा यानी भुक्ति आ गया, उसी टाइम से लेकर इनका डिजीज बढ़ने लगा। और इसका जो हम बोले हैं डिजीज का जो क्षेत्र है वो है 6th हाउस, यानी लोअर एब्डोमिनल पार्ट एंड ऑल्सो रिप्रोडक्टिव पार्ट, किडनी, प्रोस्टेट ग्लैंड, गॉल ब्लैडर एंड ऑल्सो अपेंडिक्स एरिया का भी इनका प्रॉब्लम रहेगा। तो इस तरह इसको देखा जाता है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में एक चीज़ और है, जैसे आप नेटल चार्ट विचार करेंगे एंड इसके बाद D9 को भी देखना पड़ेगा उसी हिसाब से, यानी D9 को भी स्वतंत्र चार्ट मानकर, इंडिविजुअल चार्ट मानकर इसको देखना पड़ेगा। एंड ऑल्सो वी हैव टू सी D27 एंड D30 ऑल्सो। D27 में देखना है
मार्स का परिस्थिति एंड मून का परिस्थिति क्या होता है। मार्स देता है एनर्जी, पावर, रेजिस्टेंस, वो मार्स देता है, और मून देता है माइंड का स्ट्रेंथ देता है। तो D27 में खाली यही देखना है। D27 में हम अभी आ गए हैं, जो स्ट्रेंथ जहाँ विचार होता है, अपना शरीर का जो स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ का जो रूल करता है जो प्लैनेट, वो है मार्स, एंड माइंड का जो रूल करता है वो है चंद्रमा। और लगन भाव को हर टाइम देखना पड़ेगा। एसेंडेंट को हम हर टाइम में, हर जगह में, हर वर्ग चार्ट में हमको देखना पड़ेगा। तो D27 में सप्तविंशांश से चार्ट में यह हम देख रहे हैं, मंगल लिब्रा में है, वहाँ चंद्रमा भी है, एंड राहु का साथ संबंध है। तो मंगल केतु साथ एंड चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, ये भी बहुत कुछ अच्छा एनर्जी नहीं देता है। और चंद्र मंगल जो है कनेक्शन, ये जो है लगन, अगर इसको हम लियो लगन मानते हैं, लियो लगन के हिसाब से 9th लॉर्ड, लियो लगन के हिसाब 5th एंड 8th लॉर्ड वो जुपिटर जो कारक होता है, लेकिन रोग के लिए कोई योग कारक का मायना नहीं रखता है। तो जुपिटर लगन भाव में बैठा हुआ है, 8th लॉर्ड लगन भाव में बैठा है, एंड मार्स इज ऑल्सो एप्लीकेड बाय राहु एंड केतु, एंड चंद्रमा भी राहु, केतु एंड मार्स के साथ संबंध करके बैठा है। इसीलिए ये दोनों ही पीड़ित है, ये दोनों का स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है, कोई ओवरकम। अगर जुपिटर ये मंगल के साथ संबंध कर देता तो मंगल का एनर्जी इनका स्ट्रेंथ थोड़ा सा ज़्यादा होता, लेकिन ये नहीं हुआ। फिर आ जाएंगे D30 में आ जाएंगे, यानी त्रिंशंक से वर्ग में आ जाएंगे, त्रिंशंक से चार्ट या त्रिंशंक से कुंडली में आ जाएंगे। यहाँ क्या देखेंगे, त्रिंशंक से कुंडली में क्या देखा जाता है, आप वहाँ देखिएगा 6, 8 एंड 12। विशेष तौर से 8 में 8th हाउस में अगर कोई मैलिफिक प्लैनेट बैठा हो और दूसरा मैलिफिक प्लैनेट वहाँ दृष्टि देते हो, यानी 8th लॉर्ड वो भी पीड़ित अगर हो गया हो, तो इनका शायद का परिस्थिति कभी अच्छा नहीं रहेगा। यानी इनका जो फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल इनका डिजीज चलते रहेगा, और लॉन्ग टर्म डिजीज हम वहाँ देखे हैं, बता भी चुके हैं, लॉन्ग टर्म डिजीज का भी ये एक संकेत दे रहा है। एंड सेवरल टाइप ऑफ डिजीज इनको साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ हम त्रिंशंक से कुंडली में क्या देखते हैं, हम देखते हैं जो सन यहाँ एग्जॉल्टेड है, लेकिन सन है 12th लॉर्ड। इस लगन के हिसाब से सन इज द 12th लॉर्ड। 12th लॉर्ड यहाँ एग्जॉल्टेड होके बैठा है, लेकिन वो भी हेम्ड है, क्योंकि एक तरफ तो गुलिक है, दूसरी तरफ राहु और केतु है। तो सन भी यहाँ कोई स्ट्रेंथ नहीं है, 8th हाउस पीड़ित हुआ है, वो भी 12th लॉर्ड वहाँ बैठा हुआ है। 6th का क्या कंडीशन है, तो इनका जो 6th हाउस में अनदर मैलिफिक प्लैनेट वो मार्स बैठा हुआ है। इन लगन के लिए मार्स इज हम पहले भी बता चुके हैं 3rd एंड 8th लॉर्ड यहाँ आ गया, 6th हाउस में आ गया, और 12th लॉर्ड आ गया 8th हाउस में। तो इनका अंतिम मतलब इनका जो जीवित दशा तक इनको रोग भोग इनका रहेगा, कोई रिकवरी का कोई चांसेस नहीं है। रिकवरी का चांस कौन देता है, लगन भाव देता है,
यानी लगन भाव का स्वामी, फिफ्थ लॉर्ड एंड ऑल्सो 11th लॉर्ड। ये तीनों का अगर परिस्थिति अच्छा रहता है तो इनको रिकवरी मिलता है। ये भी हम त्रिंसंग कुंडली में देखेंगे। लॉन्ग यानी एसेंडेंट लॉर्ड का क्या स्थिति है। एसेंडेंट लॉर्ड जो है वो भी जुपिटर मरकरी, ये भी यहाँ भी एक जगह में बैठा हुआ है। तो इसका हिसाब से ये भार्गव एसेंडेंट का हिसाब से जुपिटर वैसा ही खराब है, पहले ही बता चुके हैं आपको। ये मारक एंड बाधक है, वो लगन भाव का स्वामी के साथ यहाँ बैठ के राहु के साथ संबंध करके बैठा हुआ है। तो इनका लगन भाव का स्वामी वो भी पीड़ित है, वो भी वीक है। एंड फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठे हैं। फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठे हैं, लेकिन 11th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड, तो 11th एंड 2nd के साथ बैठा है। 11th 2nd जो है वो है 11th जो है वो चंद्रमा है, एंड 2nd जो है एंड 9th जो है वो है शुक्र यानी वेनस, इसके साथ संबंध करके बैठा है। थोड़ा सा जो इनको तसल्ली मिलेगा, थोड़ा सा एनर्जी मिलना चाहिए। तो फिफ्थ हाउस में फिफ्थ लॉर्ड बैठा हुआ है वो भी, लेकिन चंद्रमा का साथ चंद्रमा वहाँ होना नहीं चाहिए। अगर चंद्रमा का साथ शनि का कनेक्शन हो जाएगा एंड शुक्र का कनेक्शन हो जाएगा, ये अच्छा नहीं होता है, ये अच्छा कभी नहीं होता है। तब भी थोड़ा सा इसको राहत मिलेगा, थोड़ा सा इनको राहत मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। दवाई तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम देखते हैं ये जो नेटल चार्ट में 4th हाउस में 4 प्लैनेट यहाँ अच्छा भाषा नहीं बोल रहे हैं। तो 4th हाउस से विचार होता है मेडिसिन्स, यानी 4th हाउस में 12th लॉर्ड, 4th हाउस में 6th लॉर्ड, 4th हाउस में 8th लॉर्ड, ये सब यहाँ संपर्क करके बैठा हुआ है। तो यहाँ जो संपर्क करके बैठा हुआ है, यानी इनका जो घर का माहौल रहेगा वो जैसा हॉस्पिटल की तरह रहेगा, क्योंकि इनका फैमिली में ना सिर्फ इनको सभी को दवाई का ऊपर चलना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि इनका घर का परिस्थिति हो गया हॉस्पिटल जैसे। इसीलिए तो त्रिंसंग कुंडली में हम क्या देखेंगे वो हम देख रहे हैं। 8th हाउस में मैलेफिक, 6th हाउस में मैलेफिक, एंड जो 8th हाउस में जो शांत बैठा हुआ है वहाँ जुपिटर का भी कोई एस्पेक्ट नहीं है। अगर जुपिटर का थोड़ा सा एस्पेक्ट रहता है तब भी बहुत कुछ अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये जो लगन का हिसाब से जुपिटर अच्छा नहीं फल कभी नहीं देता। लेकिन इनका हिसाब से शुक्र यानी वेनस थोड़ा अच्छा फल, अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। एंड ऑल्सो क्योंकि ये भी मारक है, वेनस इज ऑल्सो मारक का, लेकिन फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है, वो 11 के साथ संबंध करके बैठे हैं। ये थोड़ा सा इनको तसल्ली मिलने वाला। लेकिन इनका हम थोड़ा एडवांस भी कह रहे हैं, इनका जब अंतिम स्थिति आएगा ना, तब इनको बहुत ही ऐसा हो सकता है, इनका बेड रिडन भी हो सकता है इनका, क्योंकि ये अगर 8, 12 एंड 6 में अगर कोई बेनिफिक एस्पेक्ट नहीं रहेगा तो थोड़ा सा बहुत सफ़र देता है, बहुत सफ़र्स देता है आदमी को। तो दोस्तों, ये रहा मेरा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का ऊपर एक छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा एनालिसिस है। एक कुंडली कैसे देखा जाता है, कैसे एनालिसिस किया जाता है, ये हम थोड़ा सारा, ये भी 45 मिनट्स का एक वीडियो बना, तो हम सारे चर्चा किए हैं।
पहले हम और एक बार दोहरा रहे हैं, ये छठा भाव को देखना पड़ेगा, सिक्स लॉर्ड, सिक्स लॉर्ड देखना पड़ेगा, एसेंडेंट लॉर्ड को देखना पड़ेगा, इसका परिस्थिति, इसका डिस्पोजिशन, इसका क्षमता सब देखना पड़ेगा। और जो हीलिंग पावर देता है वो लगन भाव का स्वामी, फिफ्थ लॉर्ड एंड ऑल्सो 11th लॉर्ड, यही हीलिंग पावर देता है। तो हीलिंग पावर यहाँ हम लास्ट तक यानी त्रिंसन से कुंडली तक हमको हीलिंग पावर नहीं मिला, बहुत हम देखे हैं जिस तरह नहीं मिला। तो दोस्तों हम जो विचार करते हैं, हम जिस तरह देखते हैं, मेरा दृष्टिकोण जो दृष्टिभंगी है जो वो D1, D9, D27 एंड D30, ये चारों चार्ट मिल के हमको देखना है जोड़िया के हिसाब से, यानी काल पुरुष का हिसाब से कौन भाव को इंडिकेट कर रहा है एंड लगन का हिसाब से कौन भाव को इंडिकेट कर रहा है। अगर कॉमन फैक्टर आ जाएगा, हर जगह से अगर कॉमन फैक्ट आ जाएगा, कॉमन जाएगा दिखाएगा, कॉमन जो एनाटॉमिक पार्ट है, अगर कॉमन फील्ड को, कॉमन जो क्षेत्र को अगर वो इंडिकेट करेगा तो वही क्षेत्र इनके लिए हानिकारक रहेगा। रोग का जो इनका केंद्र बिंदु वही भाव होगा। तो दोस्तों आज इतना ही एस्ट्रोलॉजी विचार, और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत ही मायने रखता है, यानी कहाँ का रोग का स्थिति है एनाटॉमिक पार्ट में, कहाँ पर रोग का समृद्धि है, वो बहुत आसान से अगर इस तरह चलेंगे तो इस तरह का देखेंगे तो बहुत ही ये लाभदायक होगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।